तो ध्यान रखो, नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं? नॉन कैश आइटम्स ऐसे आइटम्स जो कैश में नहीं होते। सबसे पहला तो हम देखेंगे भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार के लेन देन को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, ठीक है। दूसरा है डेप्रिसिएशन, कहा है तो मूल्यह्रास। अब ये क्या होता है आपको नहीं पता है, ठीक है। इसका एक चैप्टर आएगा अभी, डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है आपको इसके अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, ऐसा मतलब खर्चा है बिजनेस का ही, है ना, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर अगर हमने 20,000 का सोफा खरीदा और इसको 1 साल तक हमने यूज करा, अब इसको मार्केट में बेचते जा रहे हैं तो कितने में बिक रहा है? 20 में बिकेगा क्या? नहीं, कितने में? कम में बिकेगा, 15,000 में। तो 20,000 का सोफा आपने 15 में बेचा, ये नहीं बोलेंगे सर 5,000 का घाटा हो गया, बोलेंगे क्या है? अगर आपने एक गाड़ी, नई बाइक आपने 50,000 रुपए की खरीदी है, उस बाइक को साल भर आपने अच्छे से चलाया है और 50,000 की बाइक को आपने 40,000 में बेचा है, तो आप ये बोलोगे सर 50 की बाइक खरीदी 40 में बेची, 10,000 का घाटा है? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यूज कर लिया। हाँ, जब हम किसी चीज को, स्थायी संपत्तियों का, फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं ना, तो उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्षमता में थोड़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी कीमत कम हो जाती है। इसी कम हुई है कीमत को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैश में हुआ क्या? नहीं सर, 50,000 की चीज 40 की हो गई, ये कैश आया गया थोड़ी ना, आप तो कीमत बता रहे हो उसकी। तो 10,000 रुपये आपने बताया है, ये क्या है आपके लिए? डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश में होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हिंदी में कहा है तो अदत्त या बकाया खर्च, ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो गए हैं लेकिन अभी आपने दिए नहीं है। एग्जाम्पल में लाइट का बिल आ गया, तो आप क्या बोलोगे? सर 2,000 रुपए 3,000 रुपए लाइट का बिल आ चुका है, लेकिन अभी आपकी जेब से कैश गया नहीं, ठीक है। ऐसे सैलरी देना, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, सर एम्प्लॉइज ने काम कर लिया, 1 महीने वर्क कर चुका है, अब इसको सैलरी देना, दी नहीं है, ये क्या हो गया? हमारे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ऐसे खर्चे जो हो गए लेकिन अभी आपने दिए नहीं, कैश गया नहीं अभी आपकी जेब से, जाने वाला 1-2 महीने में, लेकिन अभी नहीं गया, इसलिए ये खर्चों को अपन नहीं लेंगे। और आएगा एक्रूड इनकम, हिंदी में कहा है तो उपार्जित आय। इसको और अच्छे से बताओ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हो तो गई है, मैंने बताया था करंट असेट्स में आपको, लेकिन अभी मिली नहीं है। लाइक आपने कहीं पे जॉब कर लिया है, 1 महीना हो चुका, सैलरी लेना है, ठीक है, उन्होंने बोला सैलरी मिलती 15 तारीख को, है ना, 1 से लेके 31 तक आपने 1 महीना काम करा और आपको सैलरी कब मिलती? 15, है ना, एवरी मंथ की 15th हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस महीने का हमने काम कर लिया, अब सैलरी लेना है लेकिन मिली नहीं है, ये क्या? एक्रूड मतलब हो गई है, आपको इनकम अर्न हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। मतलब कैश अभी आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं है। जैसे एक दुकानदार ने क्या करा, किसी को सामान बेच दिया 5,000 रुपए का, अब 5,000 रुपए उससे लेना है, उसने उधार बोला कि मैं अगले महीने या 1-2 महीने बाद आपको पैसा दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, कैश अभी आपके पास आया नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। मतलब कैश अकाउंट में 4 चीज नहीं आएगी, उधार लेन देन, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम। ओवरऑल एक ही मतलब है, सब कैश आएगा तो लेंगे, जाएगा तो, है ना, लिखेंगे। बस कैश ट्रांजेक्शन्स को ही हमें देखना है। क्लियर है? ये हाँ, नॉन कैश आइटम, ठीक है।
विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। नॉन कैश आइटम है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जिसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उतार लो फटाफट। हो गया? चल इसके अंदर एक आधी चीज और भी है, पहले वो देख लेते हैं। बेटा बैंक ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, इसमें निकालो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का। अब सोच रहे होंगे सर 1 2 3 के बाद आप 12 करवा रहे हो सीधा, कुछ रीजन है। पहले कॉन्ट्रा के पहले हम ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे। इतना कुछ कर रहे हैं, वाउचर नंबर भी मत बनाओ अभी। एल चलो क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा बेटा 3 के बाद, है ना। पेज नंबर 227 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 195 पे 194 पे देखो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। इसमें आपको 2 कॉलम बनाना है, बैंक का और डिस्काउंट का, मतलब कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा ना? इसमें ये एक ऐसा व्यापारी जो अपने सारे लेन देन किससे करता है, बैंक से ही करता है, नगद नहीं करता है। तो अब हमें क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ, एलएफ के बाद पहला कॉलम है डिस्काउंट का और दूसरा कॉलम है बैंक का। एलएफ तो हो गया डिस्काउंट और बैंक, मतलब 1 रुपये भी नगद लेन देन करता ही नहीं है, इसके सारे लेन देन बैंक से ही होते हैं। तो इसके लिए हमें बनाना है डबल कॉलम, मतलब 2 कॉलम बना दिया, डिस्काउंट और बैंक, डिस्काउंट और बैंक, ये होती है डबल कॉलम कैश बुक। यहां पर देखो 1 मार्च 2000 को आपके पास बैंक में बैलेंस था, कैशेड बैंक 12,500 आपके बैंक खाते में पैसा जमा था। 2016 फर्स्ट मार्च, इसको और शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो 1 मार्च। बैलेंस है 2 बैलेंस बीडी, बैंक में कितना है 12,500 का बैलेंस था, मतलब आपने बैंक अकाउंट में जाओगे एंट्री देखोगे तो 12,500 रुपए आपके बैंक पे है। इसके बाद क्या बोला है, पेड टू मोहन बाय चेक, है ना। अब मोहन आया, ये मोहन है, नवीन का अकाउंट है, ये पैसा लेने आया तो आपने क्या करा, इसको चेक दिया है 4,950 का, जबकि मोहन को देना कितना था 5,000 रुपए, 50 रुपए का इन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है, आपको मिला है डिस्काउंट। पैसा गया किसके पास गया, बाय मोहन, महेश है सॉरी, महेश। कितनी तारीख को, 2 मार्च का, 2 मार्च का महेश को पैसा दिया है कितना, 4,950, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब वो पता है डिस्काउंट मिलता तो क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट है, ठीक है।
पैसा गया 4250। क्लियर है बेटा? वापस से बैंक पे कैश आएगा तो बैंक को यहाँ पे प्लस करेंगे, बैंक से पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। अगर आप चेक दोगे तो पैसा जाएगा बैंक से, तो ये माइनस हो गया। फिर इसके बाद अगली एंट्री में 8 मार्च को कैश सेल्स करा है और इसको बैंक में जमा करा है। आपने 1000 रुपए का नगद सामान बेचा था, कैश आया, लेकिन इस कैश को आपने हाथों हाथ उसी दिन क्या करा, बैंक में जमा कर दिया। मतलब पैसा कहाँ गया, सीधा बैंक में प्लस हुआ। किस नाम से? टू सेल्स 8 मार्च का। ठीक है, मतलब पैसा हमारे बैंक पे ही गया, हमारे पास अभी नगद नहीं है। फिर अगले इसमें क्या कहा है, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम। राम से चेक मिला था 2250 रुपए का, इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। मतलब पैसा कहाँ गया, सीधा बैंक में। कितना? 2250 का चेक मिला। किससे मिला? टू राम से। और उससे उसको हमने डिस्काउंट भी दिया 50 रुपए का। डिस्काउंट देते तब क्या होगा, डिस्काउंट डेबिट है ना। मतलब ध्यान रखो, क्या करा आपने, चेक मिला है, बैंक पे जमा करा, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू राम, राम को कितने से क्रेडिट करेंगे, 2300 रुपए से। 2300 लेना था, मिला उससे 2250 का चेक, 50 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, दिया इसलिए डेबिट। कितनी तारीख का है, 12 मार्च का। समझ गए बेटा? चेक मिला, बैंक पे जमा करा तो हमारे बैंक पे पैसा गया। फिर इसके बाद क्या होगा, गुड्स परचेस। आपने दुकान से सामान खरीदा है, उसने बोला भैया 2400 रुपए बिल हुआ, पैसा दो। तो हमने क्या करा, उसको 2400 रुपए का चेक दे दिया। मतलब पैसा कहां से कटेगा, आपके बैंक से। पैसा गया तो इस साइड बाय साइड, बाय परचेस। 2400 रुपए की परचेस करी, कितनी तारीख की है, 16 मार्च की। मतलब पैसा जाएगा बैंक से। फिर अब एक एम्प्लॉय था आपके यहाँ पे, नौकर था, मंथ कंप्लीट हो गया, 500 रुपए उसको सैलरी देना है, तो आपने किससे सैलरी दी, उसको चेक से दी। मतलब पैसा गया आपके बैंक से 500 रुपए बाय सैलरी के नाम से। कितनी तारीख का, 21 मार्च का। फिर 25 मार्च को विड्रॉ करे अपने फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक गया, अब आपने बैंक से कितना 1000 रुपए निकाला और बिजनेस में ना लाके कहाँ पे ले गए, घर पे ले गए। मतलब ये क्या हुई, ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। 26 मार्च 25 बाय ड्राइंग्स। मतलब बैंक से पैसा तो गया, लेकिन पर्सनल यूज के लिए गया 1000 रुपए। क्लियर है? फिर अगली एंट्री में है ना, पेड टू मोहन। मोहन को दिए हमने, चेक से पेमेंट करा 4900 का मोहन को। ठीक है, मोहन ही नाम है ना। मोहन को 4900 का पेमेंट करा और उससे डिस्काउंट मिला है 100 रुपए का। मतलब उसको देना कितना था, 5000, लेकिन हमने उसको चेक कितने का दिया, 4900 का चेक दिया है, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, टोटल देना कितना था, 5000। ये मोहन के हिसाब में आ गया, बाय मोहन। 26 मार्च का हो गया पेमेंट। हमें डिस्काउंट मिला इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर कैश सेल्स, नगद बेचा है और बैंक में जमा करा है, कितना, 4800 रुपए। तो पैसा कहाँ गया, सीधा बैंक में। टू सेल्स 4800। कितनी तारीख का है, 27 मार्च। फिर आखिरी 31 मार्च को ऑफिस का रेंट आया है, आपने 200 रुपए रेंट किससे दिया है, चेक से दिया है। मतलब पैसा कहां से गया है, बैंक से। 31 मार्च बाय शॉप रेंट, ऑफिस रेंट 200 रुपए। क्लियर बेटा? मतलब मार्च मंथ में आपने इतना पैसा बैंक में जमा करा और इतना पैसा बैंक से उठाया। अब देखते हैं दोनों में से कहाँ का टोटल बड़ा है।
पहले हम करते हैं यहाँ का टोटल, डिस्काउंट का कोई वो नहीं आएगा। चलो पहले तो अपन इसका देखते हैं बैंक का। पहले 10,000 वाले एक है 10, अब 1000 वाले देखते हैं, 2 और 1 3, 2 5 और 4 9,000, ठीक है। अब 100 वाले देखते हैं, 5 और 2 7 और 8, 7 और 7 14 और 1 15, 1500 मतलब 2 0। अब 10 वाले देखो, एक ही है 50, 0 5 5 10 की 0 हजलाए 20,550 रुपए मार्च के मंथ में आपने बैंक में जमा करे है ना। मतलब बैंक में इतना पैसा आ गया, लेकिन आपने पैसा निकाला भी तो है। कैसे निकाला? महेश को पेमेंट करा, परचेस करा, तो इन्होंने चेक लगाए होंगे, पैसा गया इतना। तो इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस करेंगे और देखेंगे हमारे पास अभी बैंक में कितना पैसा बचा है, ठीक है। इसका टोटल देखते हैं, 4 2 6 1 7, 7 और 4 11, 11,000। 100 वाले देखो, 9 और 4 13, 5 18, 18 और 2 20 और 9 29, 100 मतलब 2 0। 10 वाले देख लो, एक ही है 50, 5 9 3 1, 13,950। बेटा बैंक में आए इतने और बैंक से गए इतने, टोटल कौन सा बड़ा है? बेटा जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड लिखेंगे। 20,550 यहाँ पर, 20,550 यहाँ पर, लेकिन यहाँ का टोटल कम हो रहा है। मतलब इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे और डिफरेंस अमाउंट ही हमारा आंसर होगा। 20,550 में से हमने 13,950 रुपए तो उठा दिए बैंक से, तो बैंक में बचा कितना? 0 0, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 6 गया मतलब 3 गया 6, है ना, बस 0। 6,600 रुपये बचे बैंक में, ये बचा 6,600 रुपीज बैंक में बचा है। इसे क्या बोलेंगे? 31 मार्च को आंसर है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है? मार्च मंथ कंप्लीट है, हमारा अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब डिस्काउंट का क्या करें? डिस्काउंट का कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता है। डिस्काउंट इधर 50 रुपए है और यहाँ पे 150 रुपए। इसका मतलब ये है कि भैया 50 का तो हमने डिस्काउंट दिया है, लेकिन हमें डिस्काउंट 150 रुपए का मिला है। क्लियर है? तो बेटा ये बैंक ट्रांजेक्शन है कि सारे लेन देन किससे हुए? बैंक से हुए, ठीक है। तो आपको नगद लेन देन के बारे में पता चल गया, बैंक के लेन देन के बारे में अंतर कुछ नहीं है। जहाँ पे कैश है वहां पे बैंक का नाम आ जाएगा, है ना। हो गया भैया? मतलब हर एक बिजनेसमैन 2 ही अकाउंट मेंटेन करता है, एक तो उसके पास जो नगद आ रहा कैश, और जो बैंक में जमा कर रहा है बैंक अकाउंट, ठीक है। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 था। समझ गए? ट्रांजेक्शन मोस्टली अपन ने किससे करे? बैंक से ही करे। अब अपन समझ सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। चलो कॉन्ट्रा के बारे में थोड़ा बहुत कहीं सुना आपने? कॉन्ट्रा इफेक्ट वो फोटो में सुना है सर, फोटो में वो सब कॉन्ट्रा इफेक्ट। देखो ये है आप, ये आपका है बिजनेस, और यहाँ पे बैठे हैं आप ही। हम कैश बुक बनाने का पर्पस क्या है? क्यों बनाते हैं हम कैश बुक? कैश ट्रांजेक्शन के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, इसी के लिए। लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें बिजनेस से कैश तो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहीं जा नहीं रहा है, आपके पास ही है कैश। लाइक ये आपकी दुकान है, आपकी शॉप बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कैश पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा है? आपके पास कैश, है ना। तो आप ये हिसाब किताब अलग लिख रहे हो कैश में, और आपने अपना बैंक ये रहा है आपका, इसमें आपका बैंक अकाउंट है,
ये आपके ही बिजनेस का अकाउंट है, इसमें पैसा जमा कर रहे हो तो आपके पास का ही है वो पैसा। मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपए है, इस 50,000 में से 10,000 रुपए आपने क्या करा, बैंक में जमा कर दिया, बचा कितना, 40,000। मतलब आप क्या बोलोगे सर 10,000 गया, लेकिन कहाँ गया, आपके पास ही है ना, आपके बैंक अकाउंट में। मतलब कैश गया तो सही, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ही है, हमारे एक अकाउंट से हटके दूसरे अकाउंट में गया है। ठीक है, मतलब कैश का लेन देन तो हुआ सर हमारे बिजनेस से, तो कंफर्म है 10,000 गया, अभी हमारे पास 50 था, 40 बचा, लेकिन 10,000 गया का आपके ही दूसरे अकाउंट में। या आपके बिजनेस में 20,000 रुपए आए, ये 20,000 रुपए कहां से आया, आपने आपके बैंक से पैसा निकाला है और बिजनेस में लाया है। अब आप ये नहीं बोलोगे यार 20,000 बिजनेस में आ गया, फायदा है, कहां से आया, आपने आपके ही बैंक से पैसा निकाल के जमा यहाँ पे लाया। इट मीन्स कब, जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, या बैंक से पैसा विड्रॉ करा है, निकाला है, इसमें क्या है कि कैश का लेन देन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमारे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। जब व्यापारी के दो अकाउंट एक ट्रांजेक्शन से इफेक्टिव होते, इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा को चलो बेटा ठीक है, समझ में आ गया। इसको हिंदी में कहते हैं प्रति प्रविष्टि। प्रविष्टि, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, समझ गए। मतलब जब एक ही व्यापारी के एक ही ट्रांजेक्शन से उसके दो अलग अलग अकाउंट इफेक्टिव होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्रॉस चलते हैं। अगर आपके जेब से 10,000 गया तो आप 10,000 यहाँ पे माइनस करोगे, लेकिन 10,000 बैंक में प्लस करोगे। समझ में आया, मतलब ये इफेक्ट को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट। अब इसके अपन कैसे करते हैं, देखो समझते हैं। आपने दो अलग अलग अकाउंट बना लिए, यहाँ पे हमने बना लिया सर कैश अकाउंट, और यहाँ पे बना लिया हमने बैंक अकाउंट। एक छोटा सा मैं एक अकाउंट बना दे रहा हूं, समझ जाओगे ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, अमाउंट डेट, ये एलएफ का कॉलम और बना लेते हैं, पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट, ये डेट, ये किसका, कैश अकाउंट। मतलब इसके अंदर हम केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही लिखते हैं, कैश आएगा तो इधर, जाएगा तो इस तरफ। अब यहां पर हमने बना लिया बैंक अकाउंट, इसके अंदर हम कौन सा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही लिखेंगे, डेट, एलएफ, अमाउंट। फिर आ गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। समझ गए। तो बेटा ये ट्रांजेक्शन हो गए कैश के और बैंक के, क्लियर है। अब आगे देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसमें लिखा हमने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपने बैंक में जमा करे, क्लियर है। मतलब आपके पास से कैश गया, कैश जाता तो अपन कहां पे लिखते हैं, बाई साइड। कितना गया कैश आपके पास से, 15,000 रुपए, कहां पर गया, बाय बैंक में। ठीक है, और बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक पे हमने क्या करा, प्लस करा है। 15,000 रुपए बैंक में आए, कहां से आए, नगद जमा करे आपने, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, अगर कैश गया कहा गया, बैंक पे हमने लिखा बाय बैंक, और बैंक में पैसा आया, कहां से आया, कैश जमा करा आपने। तो मतलब एक ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन इफेक्ट दो जगह पड़ा। आपका ही कैश अकाउंट है, आपका ही बैंक अकाउंट है ये। ठीक है, कैश गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया था, माइनस कर दिया, और बैंक में आया इसलिए बैंक को हमने प्लस कर दिया, डेबिट कर दिया। समझे बेटा, ये है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए हम एलएफ पे सी का साइन बनाते दोनों पे, ये हो गया कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। समझे बेटा, वापस से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। समझ जाओ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश में जमा करा तो हमने क्या करा, कैश को माइनस करा,
और बैंक को प्लस करा, क्योंकि हमारे पास से कैश माइनस हुआ और बैंक में प्लस हुआ, तो हम पहले क्या करते हैं, कैश को माइनस करते हैं, बैंक को प्लस करते हैं। अब कैश है तो नाम क्या लिखेंगे, बैंक, और बैंक है तो नाम लिखेंगे कैश का, है ना। ये हिंट समझ जाओ। अगर ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पर्सनल यूज के तो फिर बात ही नहीं, क्योंकि आपने चलो कैश, आपने बैंक से पैसा निकाला और घर ले गए, बिजनेस में आया क्या, नहीं आया, तो सीधा ड्राइंग करके माइनस कर देंगे। हमें क्या मतलब है, अगर भैया कैश निकाला है और बिजनेस में आया है, या बिजनेस से कैश गया है और बैंक में जमा करा है, मतलब दो अकाउंट इफेक्ट होना चाहिए, कैश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट। अगर ये अकाउंट इफेक्ट हो गया तो इससे बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब ये दो अकाउंट अलग अलग बनाने से अच्छा हम क्या बना देते हैं, इनका कंबाइंड अकाउंट। कंबाइंड अकाउंट मतलब दोनों अकाउंट को मिक्स कर देते हैं, है ना। अब निकाल लो आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ये समझ गए बेटा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, अपन ने बहुत अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझा है, और अगर समस्या आएगी तो आप क्या करो, फिर लेक्चर्स देख लेना आप। बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 222 222, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 190 190 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाना, इसमें कौन से दो कॉलम बनेंगे, डबल कॉलम मतलब इस बार दो कॉलम कौन से बनेंगे, कैश का और बैंक का। उसपे लिखा कैश एंड बैंक कॉलम। तो अगर हम कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, तो डेट पर्टिकुलर का तो है, वाउचर नंबर तो अभी इस पे करो LF, और ये दो कॉलम बना लेते अपन, कैश का और बैंक का। LF कैश बैंक, ठीक है। LF फिर हो गया कैश और बैंक। और बैंक, बेटा आपके पास दो ही ऑप्शन था। पहला ऑप्शन क्या था, या तो सर हम कैश का अकाउंट अलग बना लो, बैंक का अकाउंट अलग बना लो। अगर ऐसा आप एग्जाम में करोगे तो समझ रहे हो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। या तो हम एक ही कॉलम बना देते, मतलब दो कॉलम बना देते और एक अकाउंट। अब कैश आएगा तो कैश में डाल लिख देंगे, बैंक में आएगा पैसा तो बैंक में प्लस कर देंगे, ओवरऑल ये होता रहा प्लस। और अगर कैश जा रहा तो कैश में से माइनस करेंगे, बैंक से जा रहा तो बैंक में माइनस करेंगे पैसा। ये चीज समझना आपको, तो इससे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर है, मैंने अलग अलग अकाउंट बना के बताया था, अपन सिंगल में कर लेते हैं। अब देखो क्या कहा उसने, जनवरी 1 को कैश बैलेंस था 5,000 रुपए, और इस पर जनवरी 2 लिखा है ना, उसको भी 1 ही जनवरी कर लेना, ठीक है। मतलब 1 जनवरी को आपके पास कैश बैलेंस था 5,000 रुपए और बैंक में बैलेंस था 2,000 रुपए। 2016 1 जनवरी को 2017 2017। क्वेश्चन नंबर 4 190 पे है ना। टू बैलेंस BD, बेटा हमारे पास बैलेंस BD है, ओपनिंग बैलेंस है कितना, कैश में कितना है आपके पास 5,000 रुपए भी आपके पास नगद पड़ा है, और बैंक अकाउंट में कितना पड़ा 2,000 रुपए। मतलब अगर मेरे पास अभी नगद कैश 5,000 रुपए पड़ा है और बैंक में पड़ा है 2,000 रुपए, ये कैश और बैंक का बैलेंस। अब कैश के लेन देन इसमें लिखेंगे, बैंक के लेन देन इसमें लिखेंगे। अगले इसमें क्या कहा है, 7 जनवरी को डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करे हैं आपने 3,000 रुपए। क्या हुआ, बैंक में पैसा बढ़ गया 3,000 रुपए। तो सबसे पहले तो हम 3,000 ले गए होंगे कैश, तो कैश तो माइनस हुआ 3,000, और ये 3,000 कहां पर आया, बैंक में, तो बैंक के कॉलम में हमने 3,000 प्लस कर दिया, ठीक है। कैश में से माइनस करा, बैंक में प्लस करा, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट। ये कॉन्ट्रा का साइन बना दिया। कितनी तारीख का है, 7 जनवरी का। ये एक ही ट्रांजेक्शन दो है, 7 जनवरी 7 जनवरी। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा,
कैश के कॉलम में 3000 लिखा ना, तो इसका नाम ठीक अपोजिट करो, बाय बैंक। और बैंक में 3000 लिखा मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ, कहां से? टू कैश। इस ट्रिक से चल लोगे ना तो कभी भी आपसे कॉन्ट्रा इफेक्ट गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को दिमाग से सोचो, क्या बैंक में जमा करा, क्या बैंक में प्लस हुआ, तो बैंक को प्लस कर दो, कैश गया हमारे पास से, कैश माइनस करा, पहला ये करा। दूसरे में हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा डाल देंगे, ये कॉन्ट्रा इफेक्ट है। फिर तीसरे में कैश है तो नाम बैंक का, और बैंक में लिखा है तो नाम कैश का, ठीक है, डेट लिख देंगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट हो जाएगा। मेरे इस ट्रिक से चलोगे तो कभी भी आपसे कॉन्ट्रा एंट्री गलत नहीं होगी। अदरवाइज का इंसान का दिमाग थोड़ा घूम जाता है इस पे करने में, इतना नहीं है। समझ गए? हो जाएगा बेटा। अभी और प्रैक्टिस करेंगे अपन। अगले इसमें देखो क्या कहा है, जनवरी 15 है ना, 15 जनवरी को राकेश से चेक मिला है आपको, चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम राकेश। अभी हमें पता नहीं भैया ये चेक कौन सा बियरर है कि अकाउंट पे। जब तक क्वेश्चन स्पेशली नहीं कहे कि इस चेक को बैंक में जमा करा, तब तक हम मानेंगे नहीं ये चेक के अकाउंट पे है। हो सकता है मैंने आपको बियरर चेक दिया, आप अभी आ गए 5 मिनट में कैश करके ले आए और आपके पास कैश है। तो जब भी चेक मिलता है, किससे मिला चेक? टू राकेश से, मतलब प्लस तो करेंगे, लेकिन किसको प्लस करेंगे? कैश को प्लस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता है कि चेक बियरर है कि अकाउंट पे है। कितनी तारीख का है? 15 जनवरी को, ठीक है। तो ये इफेक्ट सिंगल ही होगा, चेक मिला ओनली तो यहां पर एक साइड आएगा। अब इसके आगे क्या कहा है? 10 दिन बाद 25 जनवरी को इस चेक को डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। बेटा ये चेक कहां पर प्लस होगा? बैंक में। तो बैंक में हमने जमा कर दिया, ये बैंक में प्लस हो गया, और ये चेक को हमने माइनस करना पड़ेगा कैश से, क्योंकि ये चेक आपके पास पड़ा था इसलिए आपने कैश बढ़ा दिया था। अब इस चेक को आपने बैंक में जमा करा तो आपके पास से कैश गया ना, माइनस करना पड़ेगा, तो 1975 हमने कैश को माइनस करा है। ये हुआ कॉन्ट्रा इफेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? 25 जनवरी का है, कैश है तो नाम आएगा बाय बैंक, और बैंक है तो नाम आ गया टू कैश। 25 जनवरी का, क्लियर है? फिर इसके बाद ये हो गया। फिर इसके बाद फिर आया है चेक पेड, मतलब पेड बाय चेक टू राम। राम को 1240 रुपए हमने पैसा दिया, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू दिया तो पैसा कहां से जाएगा? आपके बैंक में, चाहे उसने आपने उसको बियरर दिया हो या अकाउंट पे चेक दिया हो। बियरर और अकाउंट पे दोनों ही कंडीशन में पैसा आपके बैंक से कटना है, ठीक है। तो जब भी हम चेक देते तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय राम, और सीधा बैंक से माइनस होगा कितना? 1240। क्लियर है? कितनी तारीख का है? तारीख बोलो। 30 जनवरी का। फिर आपने करा है पेड करा है, शॉप का रेंट पेड करा है 250 रुपए। कैसे करा? नगद करा, चेक से करा, कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करें इसमें? क्या माने? जब कुछ भी नहीं दिया तो हम मानते हैं नगद करा है हमने, ठीक है। शॉप रेंट कितना दिया? 250 रुपए हमने कैश से माइनस कर दिया। कंप्लीट। अब ट्रांजेक्शन, मतलब जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन अपन देख लेते हैं। जनवरी में हमारे पास कैश कितना आया था? 6,975 रुपए, 6,975। और आपकी जेब से कैश गया कितना? इसका टोटल देखो, 3 और 1 4,000, 9 और 2 11, 1100, 7 और 5 12, 12 1 5 का 5 125, 5 2 2 5। देखो बेटा आपके पास आया कितना? इतना कैश, और आपकी जेब से गया कितना? इतना। टोटल यहाँ का बढ़ाना है, इस टोटल को हम इस साइड में लिखेंगे 6,975 रुपए। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर देते हैं। इसका टोटल है 6,975, माइनस कर दो 0 5
ठीक है, 9 में से 2 गया 7 और 1, सही है, 1750 रुपए। इतना कैश आपके पास बचा होगा अभी, है ना। जो कैश आपके पास बचा है मंथ एंडिंग पे, इसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस CD, कैरिड डाउन। कंप्लीट केस का अकाउंट पता हो गया कि सर हमारे पास इस महीने इतना कैश आया था और इतना कैश गया। अभी हमारे पास मंथ खत्म होते हुए 1750 रुपए बचा है, 1750। अब बैंक का क्या हिसाब है, बैंक में कितना कैश आया था आपकी जेब में, 2 और 3 5,000, 6,975। बैंक में भी इतना ही आया हमारे पास, 6,975। नहीं उतना ही आया ना बेटा, 5,000 होगा नहीं 6,000 होगा। ध्यान से देखो ना बेटा, 6,000 होगा। 3 और 2 5,000 और 1 6,000, हाँ, सही। 6,975 रुपए। कितना ही आया बैंक में भी, लेकिन बैंक से गया कितना, केवल 1240 रुपए गया, वो भी राम को पेमेंट करा। मतलब बैंक में आए 6,975 रुपए और बैंक से गए कितने, 1240। कितना बचा बैंक पे, 3, 9 में से सही, हाँ 7 और 1 5, 5,733 रुपए बैंक में बचे हैं। ये हो गया 6,975 रुपए। मतलब जब हमारा मंथ स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी, हमारे पास 5,000 नगद थे और 2,000 रुपए बैंक में था। लेकिन जैसे ये महीना कंप्लीट हुआ तो अब हमारे पास देखो 5,000 कैश थे, लेकिन अब कैश कम हो गया, 1,750 ही बचा। लेकिन बैंक में 2,000 थे, अब कितने हो गए बैंक में, 5,733 रुपए। मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है। अब 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 1 फरवरी का कौन सा बैलेंस हो जाता, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। 1 फरवरी को हमारे पास सुबह सुबह कैश था 1,750 और बैंक में था 5,733 रुपए। क्लियर, यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया। अब फरवरी का लेन देन फरवरी में देखेंगे, अभी तो मैं जनवरी का, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इससे नहीं पता चलेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। कैश आ रहा और जा रहा है से ये नहीं पता चलता प्रॉफिट है कि लॉस है। बहुत सारे ऐसे रीजन अभी आपको पता चलेगा, जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। उतार लो इसको, थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, बस कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें। अगर ये समझ गए तो चैप्टर खत्म है आपका पूरा, है ना। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नया नहीं मिलेगा अगर कॉन्ट्रा आपसे हो गया तो। एक अगला क्वेश्चन आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, सब ओवरड्राफ्ट वाले। 6 7 हो सकता है बेटा आपसे, ना। या तो रुको मैं आपको बता रहा हूं कौन सा आपको घर पे प्रैक्टिस करना। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 करना आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 घर पे करके देखना, आपसे बन जाएगा। और नहीं आ रहा तो सोल्यूशन लिखा है उसमें, ठीक है। बाकी अब कल करते हैं।